नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंदर से हर कंपटीशन के एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एस ब्लॉक यानी आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक के तत्व हम उन तत्वों को कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरा जाता है? एस उपकोष में। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर एस ब्लॉक के तत्वों का अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2। एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2, यानी एस उपकोष में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब एस उपकोष में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो वर्ग फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन हो, देखो एस में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस उपकोष में, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे वर्ग फर्स्ट के तत्व कहते हैं। जबकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें हम वर्ग सेकंड के तत्व कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उन्हें हम वर्ग फर्स्ट के तत्व कहेंगे और वर्ग फर्स्ट के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, यानी जब S में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो वर्ग फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। और जब S में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, S उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें हम वर्ग 2 के तत्व कहते हैं। ठीक है, वर्ग फर्स्ट के अंदर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ध्यान देना, वर्ग फर्स्ट के तत्वों के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व आते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्ग फर्स्ट के अंदर आपको हाइड्रोजन भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी निश्चित नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन होता है वो वर्ग 17 के तत्वों के साथ भी समानता दर्शाता है और वर्ग फर्स्ट के तत्वों के साथ भी समानता दर्शाता है, इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी निश्चित नहीं बनी हुई है। ठीक है, वर्ग फर्स्ट के तत्वों को हम कहते हैं, वर्ग फर्स्ट के तत्वों जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ग फर्स्ट के तत्व जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे तत्व होते हैं वो पानी से क्रिया करके हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जैसे पानी के साथ, जल के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, पानी के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ऐसे ही लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, रुबिडियम और सीजियम हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं। इनके हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति होती है, इनके ऑक्साइडों की प्रकृति होती है, वो क्षारीय होती है और क्षारीय प्रकृति के कारण ही वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। वर्ग फर्स्ट के तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होने के कारण वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। जबकि वर्ग सेकंड के तत्वों की हम बात करते हैं तो वर्ग सेकंड के तत्व भी पानी के साथ क्रिया करके वर्ग सेकंड, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम भी पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के कारण ये भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये मिट्टी के अंदर, मिट्टी यानी जो मिट्टी के क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों के ऊपर पाए जाते हैं इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है जबकि वर्ग सेकंड के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो वर्ग फर्स्ट के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, जबकि वर्ग सेकंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। जब S में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम वर्ग फर्स्ट के तत्व कहते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें वर्ग सेकंड के तत्व कहते हैं। अगर हम इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लिथियम आवर्त सारणी के वर्ग, लिथियम आवर्त सारणी के
सेकंड पीरियड का तत्व है, सेकंड आवर्त का तत्व है, इसलिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड आवर्त में आता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लिथियम का होता है 2s1, जबकि बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो 2s2। बेरिलियम लिथियम दोनों एक ही पीरियड के तत्व है, आवर्त सारणी के अंदर एक ही वर्ग के अंदर, एक ही आवर्त के अंदर आने वाले तत्व है। एक ही आवर्त के अंदर होने के कारण इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही उपकोष के अंदर आएगा और उनका मतलब एक ही और ऑर्बिट एक ही कक्षा के अंदर होगा। तो S में एक इलेक्ट्रॉन और क्षारीय मृदा धातुओं के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम का 3s1 और मैग्नीशियम का 3s2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हमें केवल और केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर ध्यान देना है कि बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, वहीं से हम पता लगा लेंगे कि जब 2s1 होगा तो लिथियम का 2s2 होगा, तो बेरिलियम का, सोडियम का 3s1 है ना, पोटेशियम का 4s1 4s2, कैल्शियम का, रुबिडियम की बात करें 5s1, स्ट्रोंशियम की बात करें 5s2, 6s1 6s2, 7s1 7s2, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर ध्यान देना, फ्रेंशियम और रेडियम 2 रेडियो एक्टिव तत्व है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है ना। तो रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण हम इनके भौतिक गुणों का यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करने का मतलब है अपने समय को वेस्ट करना, जबकि हमने पहले ही कहा है कि समय को वेस्ट नहीं, हमें समय को इन्वेस्ट करना है। वेस्ट इन्वेस्ट में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनके परिणाम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ा अंतर होता है इनके परिणाम में। तो हमें याद रखना है कि समय को हमें वेस्ट नहीं, समय को हमें इन्वेस्ट करना है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों के भौतिक गुणों का हम इस लेसन के अंदर, इस पार्ट के अंदर अध्ययन नहीं करेंगे। फ्रेंशियम और रेडियम 2 रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण, तो अभी हमने बात की इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इन्हें क्षार धातु कहते हैं, इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों के अंदर सबसे पहले हम S ब्लॉक के तत्वों को देखें तो S ब्लॉक के तत्व हैं, S ब्लॉक के तत्व हैं वो सभी धातु है, और धातु होने के कारण S ब्लॉक के तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पहले भौतिक गुणों के अंदर बात करें तो पहले भौतिक गुणों के अंदर हम इनकी भौतिक अवस्था को देखते हैं। तो भौतिक अवस्था देखें ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो सभी तत्व धातु होने के कारण, सभी तत्व धातु होने के कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना करते हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना करते हैं तो इनके अंदर क्षार, ये मृदा धातु, क्षारीय धातु होती है वो क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा थोड़ी अधिक मजबूत होती है, क्योंकि इनके आवर्तन मोस्ट सेल में बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो धात्विक बंध की प्रकृति होती है वो मजबूत होती है। मजबूत प्रकृति के कारण ये थोड़े कठोर होते हैं। जबकि क्षार धातुओं की बात करते हैं, क्षार धातु में जो बाह्यतम कोष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण बंध अधिक मजबूत नहीं होता है। बंध अधिक मजबूत नहीं होने के कारण इनको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। ये बड़े कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए इनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों की बात करें, अगर हम क्षार धातुओं की बात करें, क्षार धातु तो क्षार धातुओं के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने पढ़ा ns1 होता है और S में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है और वह इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्षार धातु होती है, वर्ग फर्स्ट के तत्व होते हैं, उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय प्रकृति होती है। भाई ऐसे तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जो उपकोष है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इनका नेचर कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, जबकि इनके आयनिक यौगिकों की बात करें हम, अगर इनके आयनिक यौगिकों की बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर हम
क्षार धातु, केवल क्षार धातुओं की बात कर रहे हैं, परमाणु अवस्था के अंदर क्षार धातु लेते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जब हम इनकी आयनिक अवस्था देखते हैं, जैसे हम बात करें लिथियम, तो लिथियम परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s1। s में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति के जब इनकी हम आयनिक अवस्था की बात करते हैं तो आयनिक अवस्था के अंदर इनमें एक इलेक्ट्रॉन जो s का होता है वो बाहर निकल जाता है और s का इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि लिथियम का 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा और जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो क्षार धातु होते हैं वो आयनिक अवस्था में प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, क्षार धातु होते हैं वो आयनिक अवस्था में प्रतिचुंबकीय होते हैं, जबकि इनकी परमाणु अवस्था देखें, जबकि हम इनकी परमाणु अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये परमाणु अवस्था में अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम क्षारीय मर्दा धातुओं की बात करें, जैसे बेरिलियम, क्षारीय मर्दा धातुओं के अंदर अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम बेरिलियम की परमाणु अवस्था देखें तो s कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये परमाणु अवस्था में भी कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय, जबकि क्षार धातुओं में अभी कहा परमाणु अवस्था में ये अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि क्षारीय मर्दा धातु कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय परमाणु अवस्था में। और अगर हम इनकी आयनिक अवस्था देखते हैं तो ये बाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और ये भी अक्रिय गैस विन्यास यानी हीलियम के विन्यास को धारण कर लेते हैं, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये आयनिक अवस्था में भी प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो जनरली हमें क्या याद रखना है कि क्षार धातु परमाणु अवस्था में तो अनुचुंबकीय और आयनिक अवस्था में प्रतिचुंबकीय, ठीक है। जबकि क्षारीय मर्दा धातुओं की बात करें तो क्षारीय मर्दा धातु की चाहे परमाणु अवस्था ले हम चाहे आयनिक अवस्था ले, दोनों अवस्थाओं के अंदर ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। चाहे आयनिक अवस्था की बात करें हम चाहे परमाणु अवस्था की बात करें, तो दोनों अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है। आयनिक अवस्था देखें चाहे हम इनकी परमाणु अवस्था की बात करें। देखो पहले हम इनके भौतिक अवस्था की बात की, अभी हमने, है ना, ठोस अवस्था में होते हैं। अगर हम इनके कलर की बात करें तो क्षार धातु होते हैं वो चांदी के समान सफेद रंग के होते हैं। अगर क्षार धातुओं को हम फ्रेशली कट करते हैं तो जहां से ये कटते हैं वहां पर हमें चांदी की तरह चमक नजर आती है, चांदी की तरह चमकदार होते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात ये भूरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल की वायु से ये क्रिया करके मटमैले रंग के दिखाई देने लगते हैं, थोड़े भूरे ब्राउन रंग के हो जाते हैं, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्साइड कहने का मतलब एक प्रकार से इनके ऊपर जंग लग जाता है, ऑक्सीजन इस धातु से रिएक्शन कर लेती है। तो जब हम इनको ताजा काटते हैं तो ये चांदी की तरह चमकदार होते हैं, लेकिन जब कुछ समय तक इनको हम वायु के अंदर रख देते हैं तो इनके ऊपर ब्राउन या भूरे रंग की परत आ जाती है, क्योंकि वायुमंडल के एयर के साथ क्रिया करके ये ऑक्साइडों का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्साइडों का निर्माण करने के कारण इनका कलर है वो चेंज हो जाता है। जबकि क्षारीय मर्दा धातुओं की बात करें तो क्षारीय मर्दा धातु दूसरे सफेद रंग की होती है, मतलब चांदी की तरह चमकती नहीं है, लेकिन कलर इनका कैसा होता है, व्हाइट ही होता है। कलर इनका किस प्रकार का होगा, सफेद रंग के ही दिखाई देते हैं। दूसरा भौतिक गुण देखें, इनके परमाणु आकार की बात करें, ध्यान देना, अगर हम इनका परमाणु आकार देखते हैं
परमाणु आकार को अगर हम देखेंगे तो हमने पढ़ा है एक ही ग्रुप में आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ये पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है कि आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है, जबकि एक ही पीरियड में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु आकार में कमी होती है। इसका रीजन भी हमने पढ़ा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हम एक ही आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक की आकर्षण बल बढ़ेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो बढ़ेगा। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें इनके आकार के क्रम की, तो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग फर्स्ट की बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, इसीलिए हम कहें लिथियम से बड़ा आकार होगा, सोडियम का सोडियम से बड़ा आकार होगा, पोटेशियम का, फिर रूबिडियम का, फिर सीजियम का बड़ा आकार होता है। फ्रेंसियम एक रेडियोएक्टिव तत्व होने के कारण इसके भौतिक गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ये मैंने पहले भी कहा है कि इसके गुणों का अध्ययन करना मतलब अपने समय को वेस्ट करना, जबकि हमें तो समय क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करेंगे तो इसके परिणाम बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे, ध्यान देना। अगर वर्ग सेकंड की बात करें तो सेकंड वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, बेरियम बड़े आकार का होता है, ठीक है। रेडियम इसके अंदर भी रेडियोएक्टिव तत्व है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें कि क्षार धातु बड़े हैं, ध्यान देना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, अच्छी तरह से ध्यान देना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, तो क्षार धातु होती है वो क्षारीय मृदा धातुओं से बड़े आकार की होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया वर्ग में बाईं से दाईं जाने पर जो नाभिक का आकर्षण बल है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, वो लगातार बढ़ता रहता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से परमाणु आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो लिथियम से बड़ा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु का आकार कम होता जाएगा। तो बेरिलियम से बड़ा होगा लिथियम, यानी आकार छोटा हो गया ना। अरे एक ही पीरियड में दाएं से बाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। तो बेरिलियम से बड़ा कौन होगा, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम से बड़ा कैल्शियम। अब हमें याद रखना है, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रांसियम से बड़ा बेरियम से बड़ा होता है पोटेशियम से बड़ा रूबिडियम से बड़ा सीजियम की बात करें तो ये दुनिया में सबसे बड़े आकार का तत्व होता है ना। सीजियम इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े आकार का तत्व होता है और सबसे बड़ा आकार होने के कारण ही इसके जब अगला हम भौतिक गुण पढ़ेंगे, इनके आयनन विभव को पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रोड में प्रकाश विद्युत सेल बनाने में किया जाता है। ध्यान देना कि इनके परमाणु आकार का क्रम हो गया। क्षार धातु, अगर आगे भी चले हम इधर, है ना, पी ब्लॉक के तत्व आएंगे तो क्षार धातु होते हैं, उनका अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार होता है। इनको छोड़कर नोबल गैसों को छोड़कर, नियोन है, आर्गन है, इनको छोड़कर यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने काफी अच्छी तरह से पढ़ा है इसको, है ना। तो लिथियम का आकार है अन्य सभी तत्वों से बड़ा होगा इस आवर्त के अंदर, केवल वर्ग 18 के तत्वों को यानी अक्रिय गैसों को छोड़कर। ऐसे ही यहाँ पर होगा सोडियम का आकार बड़ा केवल आर्गन को छोड़कर, लेकिन इससे आगे हमें और एक्सेप्शन मिलता है, अपवाद मिलता है। अब आगे देखेंगे तो
हेलोजन हो चाहे अक्रिय तत्व हो, है ना, उनसे भी बड़े आकार के होते हैं क्षार धातु, यानी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का बड़ा आकार होगा क्रिप्टॉन से, इससे भी बड़ा आकार होगा, ठीक है। तो यहां तक तो सबसे बड़े आकार के ये दोनों अक्रिय तत्व होते हैं, इनके बाद इनका आकार आता है। लेकिन अगर हम यहां चलते हैं, आगे चलते हैं, तो सबसे बड़ा आकार किनका होगा? क्षार धातुओं का होता है। ये तो परमाणु आकार है, जनरल सा सामान्य सा क्वेश्चन बनता है इसका। तीसरा भौतिक गुण लेते हैं हम इनके घनत्व को, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ध्यान देना, इनकी डेंसिटी, इनके घनत्व को अगर हम देखें तो एस ब्लॉक के तत्वों के घनत्व को देखते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि इनका जो घनत्व होता है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। अगर हम इसका कारण देखें तो ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें घनत्व की, ध्यान देना अच्छी तरह से। अब बोर्ड भी ब्लैक हो गया है, दिख तो रहा है आपको? हाँ, अगर हम उनके घनत्व की, तीसरा भौतिक गुण लेते हैं घनत्व। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व होता है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो घनत्व होता है ये परमाणु आकार के समानुपाती होता है। परमाणु आकार कहने का मतलब एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होगी। परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण ही इनका घनत्व बढ़ता है। देखो घनत्व की अगर हम बात करें तो वैसे घनत्व होता क्या है इसको समझना अच्छी तरह से। अगर हम बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि घनत्व d बराबर होता है m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। समझ रहे हो आप? घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन m/v। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर हम लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ेंगे, लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास यानी द्रव्यमान बढ़ेगा। भाई क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान के अंदर भी लगातार वृद्धि होती जाएगी। हाँ, सीधी सी बात है भाई, द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन आकार बढ़ने के कारण आयतन भी तो बढ़ेगा। द्रव्यमान तो बढ़ेगा लेकिन आकार बढ़ेगा तो आयतन में भी वृद्धि होगी। तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने की दर होती है वो आयतन के बढ़ने की दर से अधिक होती है। आयतन के बढ़ने की दर से अधिक होने के कारण ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। तो घनत्व का क्रम देखिए, अगर हम घनत्व का क्रम देखिए वर्ग फर्स्ट के तत्वों का, तो लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का होता है। देखो समझना, यहाँ पर जब हम रूल नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमें ये क्रम मिलता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम प्रयोग करने बैठते हैं तो जो हम सोचते हैं उससे कुछ अलग परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यानी जब हम इनका प्रायोगिक रूप से अगर हम इनके घनत्व को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अपवाद मिलता है। देखो जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, वो एटॉमिक नंबर पे आधारित है, ठीक है, जो कि बहुत ही अधिक व्यवस्थित है। लेकिन उस व्यवस्थित आवर्त सारणी के अंदर भी हमें बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अपवाद देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपवाद देखने को मिलेगा। यानी क्रम के अकॉर्डिंग चले, अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास द्रव्यमान होता है वो ज्यादा बढ़ेगा और वॉल्यूम है कम बढ़ेगा, इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम
पाते हैं कि लिथियम से ज्यादा घनत्व पोटेशियम का पोटेशियम से ज्यादा होता है, सोडियम का सोडियम से ज्यादा होता है, रुबिडियम का रुबिडियम से ज्यादा होता है, सीजियम का। तो ये जो हमने पहले क्रम लिखा था वो गलत है, क्रम ये सही होगा। याद रखना, रटने की अपेक्षा आप समझोगे तो वो आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा और समझा हुआ टॉपिक होता है। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, देखो याद सब करते हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन जो याद किया हुआ है वो वापस एग्जाम में रिकॉल हो, हमारे माइंड में वापस आए, तभी तो हम एग्जाम के अंदर आंसर दे सकते हैं। इसलिए आपको रटना कम है, रटना भी है लेकिन कम, ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है। तो हमें यहाँ पर अपवाद मिला है कि सोडियम का जो घनत्व होता है वो पोटेशियम से ज्यादा होता है, सोडियम का जो घनत्व होता है वो पोटेशियम से ज्यादा होता है। क्लियर है? क्यों होता है, रीजन भी देखते हैं, इसका कारण भी देखते हैं। देखो, सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s1 और पोटेशियम का होता है 4s1, 3s1 4s1। अब 4s में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे पहले 3d उपकोष रिक्त रह जाता है, और 3d उपकोष रिक्त रह जाने के कारण जो वॉल्यूम होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन जब 3d उपकोष पूरा भरकर 4s में इलेक्ट्रॉन आता तो जो हमने रूल पढ़े थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें जो रिजल्ट मिलता, लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आ गया है 3d से, अचानक वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि साइज में अचानक वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हमें अपवाद देखने को मिलता है। लिथियम पोटेशियम सोडियम, लिथियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अगर हम लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करें, लिथियम पोटेशियम सोडियम की बात करें तो इनका घनत्व होता है, इनका घनत्व 1.0 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होता है। इनका घनत्व होता है ना, लिथियम पोटेशियम सोडियम, इनका घनत्व होता है 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है। अगर आपको पता हो तो 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब होता है वो पानी का, जल का, नीर का घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है। तो लिथियम पोटेशियम सोडियम का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है वो पानी के अंदर डूबते नहीं है, पानी के ऊपर तैरते हैं। क्योंकि इनका घनत्व क्या है, कम है पानी से, और पानी से इनका घनत्व कम होने के कारण ये उसके ऊपर तैर लगाते हैं। यानी हम जानते हैं जो हल्का होता है वो ऊपर होता है और जो भारी होता है वो नीचे होता है। तो जो हल्का है, हल्का कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हल्के होने के कारण पानी के अंदर, पानी के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर तैर लगाते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो पोटेशियम और सोडियम होता है, इनको हम पानी के अंदर नहीं रख सकते, पानी के अंदर डूबेंगे ही नहीं। दूसरा कारण इसका एक और है जो कि हम आगे चलकर इसी लेसन के अंदर जब हम इन एस ब्लॉक के तत्वों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइडों का निर्माण भी कर लेते हैं, इसलिए इनको हम पानी के अंदर नहीं रखते हैं। फिर किसमें रखते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में, घासलेट में रखा जाता है, मिट्टी के ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए ये जो सोडियम पोटेशियम होते हैं वो मिट्टी के तेल के अंदर डूब जाते हैं। हाँ, याद रखना है, लिथियम का घनत्व तो मिट्टी के तेल से, केरोसिन ऑयल से भी कम होता है, अतः ये केरोसिन के ऊपर भी तैरता है। ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में भी नहीं रखा जा सकता है। केरोसिन ऑयल में नहीं रखने के कारण इसे पॉलीथीन में, मोम में लपेट कर सुरक्षित रख लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वर्ग सेकंड की, यानी वर्ग सेकंड मतलब क्षारीय मर्दा धातुओं की, तो क्षारीय मर्दा धातुओं के अंदर भी अनडाउटली होगा, वो ही चलेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, किंतु परंतु मास ज्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम कम बढ़ेगा, है ना। तो बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम से ज्यादा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रॉन्शियम से ज्यादा बेरियम का घनत्व नियमों के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन मैंने कहा अभी कि एक्सेप्शन हमें अपवाद देखने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर भी अपवाद देखने को मिलेगा। यानी अगर हम प्रायोगिक रूप से देखेंगे तो ये क्रम हमारा गलत आएगा। क्रम मिलेगा हमें मैग्नीशियम
सॉरी कैल्शियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ये अगर हम प्रायोगिक रूप से इनके डेंसिटी के, इनके घनत्व का क्रम देखेंगे तो हमें क्षारीय मृदा धातुओं का ये क्रम मिलेगा। यहाँ पर भी हमें अपवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट भौतिक गुणधर्म लेते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव, है ना। तो आयनन विभव होता क्या है? कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। देखो कोई एटम है, अगर हम क्षार धातु की बात करें, क्षार धातु, कोई भी क्षार धातु हमने ली और इस क्षार धातु जो कि गैसीय अवस्था में है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी परमाणु है, कोई परमाणु है ना, जैसे ये मेटल है, कोई मेटल है गैसीय अवस्था में, याद रखना मेटल गैसीय अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि इसका कारण है, अगर आप इसको ठोस अवस्था में लेते हो या किसी अन्य अवस्था में या यौगिक अवस्था में लेते हो तो जो हम ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा किसी और कार्य में भी खर्च हो जाती है। जैसे हम ठोस को एनर्जी देंगे तो पहले लिक्विड में, फिर वो गैसीय अवस्था में, और फिर वो जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, है ना। इसलिए याद रखना गैसीय अवस्था में परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर भी बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे उसे हम आयनन विभव कहेंगे। या याद रखना आयनन विभव होता है, आयनन विभव ये हमेशा परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा। भाई सिंपल सी बात है कि परमाणु का आकार बड़ा होगा, आकार बढ़ रहा है तो जो नाभिक होगा उस नाभिक का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, है ना। आकर्षण कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ती है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी होगी। ध्यान रखना, आकार बढ़ेगा आयनन विभव कम होगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव में कमी आएगी, तो आकार की व्युत्क्रमानुपाती है। तो आयनन विभव का क्रम देखें हम, आयनन विभव, अगर आयनन विभव की बात करें, वर्ग फर्स्ट मतलब क्षार धातु, तो क्षार धातुओं में लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि सबसे छोटा आकार है ना लिथियम का सबसे छोटा आकार है और घनत्व है वो सबसे कम है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है घनत्व के अंदर, है ना। लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। तो आयनन विभव लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, लिथियम से कम होगा सोडियम, उससे कम पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। क्लियर है? ठीक है। अगर वर्ग सेकंड की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये आयनन विभव का क्रम है। ठीक है, अब याद रखना, अगर किसी परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, प्रथम आयनन विभव, प्रथम आयनन विभव, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे प्रथम आयनन विभव, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम कहते हैं द्वितीय आयनन विभव। और इसी प्रकार से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे हम कहेंगे तृतीय आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा एक उदासीन परमाणु में से निकाला जाता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो प्रथम आयनन विभव का मान सदैव कम होता है, द्वितीय आयनन विभव का मान ज्यादा होता है, तृतीय आयनन विभव का मान ज्यादा होता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। प्रथम आयनन विभव से हमेशा ज्यादा होगा द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव से हमेशा ज्यादा होगा तृतीय आयनन विभव। ठीक है, अगर हम इन दोनों की तुलना करें, है ना, वर्ग फर्स्ट
और वर्ग सेकंड के तत्वों की अगर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि लिथियम और जैसे लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव ज्यादा होता है, प्रथम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की। क्योंकि क्या इसका कारण क्या है, जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2s1 और 2s2, तो एक पूरा भरा हुआ कोष होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्थायी विन्यास होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो प्रथम आयनन विभव किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का। भाई छोटा आकार है एक तो, और छोटा आकार होने के साथ साथ इसके अंदर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इसके आयनन विभव का मान होता है वो ज्यादा होता है प्रथम आयनन विभव का। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है ना, तो लिथियम तो प्लस बन गया और बेरिलियम भी प्लस बन गया। अभी भी बेरिलियम में 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इस एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जबकि लिथियम की बाह्यतम कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s में 0 है, केवल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसे द्वितीय आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब लिथियम में से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में से, पहली कक्षा में से निकलेगा। लिथियम में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में से निकलेगा, जबकि बेरिलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में से ही निकलेगा। क्लियर है? तो बेरिलियम का, लिथियम और बेरिलियम, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2s में से, इसके अंदर है ना, एक निकलने के बाद, और इसमें से निकलेगा 1s में से। तो द्वितीय आयनन विभव किसका ज्यादा होगा बताओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, लिथियम को देनी पड़ेगी ना। तो द्वितीय आयनाइजेशन एनर्जी होती है IE2, वो ज्यादा होगी IE2, मतलब क्षारीय मर्दा धातु की अपेक्षा क्षार धातुओं का द्वितीय आयनन विभव ज्यादा होता है। ठीक है, द्वितीय आयनन विभव इनका ज्यादा होगा, और प्रथम आयनन विभव किनका ज्यादा होगा, क्षारीय मर्दा धातुओं का। प्रथम आयनन विभव तो क्षारीय मर्दा धातुओं का ज्यादा होता है, फर्स्ट टाइप, और द्वितीय आयनन विभव होता है वो क्षार धातुओं का अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो भी जैसे जलयोजन ऊर्जा है, इनके ऑक्सीकरण अवस्था है, इनके ज्वलन परीक्षण है ना, इन भौतिक गुणों को हम पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे कि नए अपलोड होने वाले वीडियो देख पाओ सबसे पहले आप। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।